तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा जो मिशन है वो एक बहुत ही गंभीर और मतलब सीधे तौर पर हमारी जिंदगी से जुड़े मुद्दे को समझना है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस स्रोत हैं। हाँ, मुख्य रूप से हमारे पास भूमिका चौधरी का एक बहुत ही विस्तृत शोध लेख है। इसका नाम है मैपिंग द लेजिस्लेटिव वैक्यूम इन इंडियाज हीट क्राइसिस। और कुछ अन्य रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास। सही कहा। और इस पूरी चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि बाहर कितनी गर्मी है, बल्कि ये समझना है कि ये गर्मी अब एक सिस्टमैटिक क्राइसिस कैसे बन गई है। मतलब एक प्रणालीगत संकट है ना, जहां सिर्फ मौसम खराब नहीं है बल्कि हमारे कानून और नीतियां भी हमें बचाने में फेल हो रही हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। मैं इस पूरी समस्या को समझने के लिए एक स्मार्टफोन का उदाहरण सोच रही थी। जैसे जब फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो स्क्रीन पर वार्निंग आ जाती है। हाँ, वार्निंग आती है, वो हैंग होने लगता है और फिर खुद के हार्डवेयर को पिघलने से बचाने के लिए पूरा फोन शट डाउन हो जाता है। मतलब उस छोटी सी मशीन के अंदर अपनी खुद की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल सेट है। और यही उदाहरण इस पूरे संकट का सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाता है। वो कैसे? देखिए, मशीन के पास तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। एक तय तापमान पार हुआ और वो खुद को बचाने के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन जरा उन इंसानों के बारे में सोचिए जो उसी स्मार्टफोन को अपनी जेब में रखकर चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। है ना? उन इंसानों के लिए वो सुरक्षा तंत्र कहीं है ही नहीं। व्यवस्था के स्तर पर, मतलब सिस्टम में, इंसानों को शटडाउन करने या आराम देने का कोई ट्रिगर ही नहीं है। यही वो पॉइंट है जहां से हमारी चर्चा असल में गहराई में जाती है। मतलब हमें हमेशा यही लगता है कि भीषण गर्मी तो एक प्राकृतिक आपदा है, इस पर हमारा क्या कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ये लेख बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये बताता है कि कैसे हमारे कानूनों की खामियां, हाँ, जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, बिल्कुल, वो कैसे इस प्राकृतिक घटना को एक मानव निर्मित त्रासदी बना रहा है। तो चलिए शुरुआत इस संकट के बदलते भूगोल से करते हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि हीट वेव या लू का मतलब है राजस्थान, गुजरात या बस उत्तर पश्चिम भारत के सूखे इलाके। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो आपका ये नजरिया गलत भी नहीं था। लेकिन स्रोत के जो नए आंकड़े हैं वो बहुत ही डरावनी कहानी बता रहे हैं। मतलब अब ये सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है। एकदम नहीं। आज की तारीख में भारत के 57% से ज्यादा जिले इस भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके हैं। 57%? ये तो आधे से भी ज्यादा देश हो गया। बिल्कुल। और इस 57% में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसमें तटीय इलाकों और टेम्परेट क्षेत्रों का शामिल होना। एक मिनट, तटीय इलाके मतलब कोस्टल एरिया? हाँ, वही इलाके जिन्हें हम पारंपरिक रूप से सुरक्षित मानते थे। मैं यहाँ थोड़ी उलझन में हूँ। मतलब तटीय इलाकों में तो समंदर की हवा होती है ना, वहाँ नमी होती है, वहाँ हीट वेव कैसे हो सकती है? यही वो गलतफहमी है जिसका शिकार हमारी नीतियां भी हैं। अच्छा। हाँ, हम आज भी सिर्फ तापमान मापने के उस पुराने तरीके पर अटके हुए हैं। थर्मामीटर देखा और सोच लिया कि मौसम कैसा है। तो तटीय इलाकों में थर्मामीटर काम नहीं करता क्या? करता है, लेकिन जब हवा में पहले से ही बहुत ज्यादा नमी या ह्यूमिडिटी हो तो सिर्फ थर्मामीटर की रीडिंग देखना बिल्कुल भ्रामक हो सकता है। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमें हीट इंडेक्स को अपनाना ही होगा। तो ये हीट इंडेक्स असल में काम कैसे करता है? देखिए, हीट इंडेक्स तापमान और आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी का एक कॉम्बिनेशन है। हमारे शरीर का अपना एक प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम होता है। पसीना आना और फिर उसका वाष्पीकरण या इवेपोरेट होना। हाँ, जब पसीना सूखता तो हमें ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल। लेकिन तटीय इलाकों में जब हवा में पहले से ही इतनी नमी होती है तो हवा हमारे शरीर का पसीना सोख ही नहीं पाती। ओहो, मतलब सिस्टम फेल हो जाता है। एकदम। और जब वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो 35 डिग्री का तापमान भी शरीर को 45 या 48 डिग्री जैसा लगने लगता है। शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और इंसान सीधे हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। सही कहा। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कोई सोना बाथ में बैठा हो और सोचे कि भाई थर्मामीटर तो सिर्फ 35 डिग्री दिखा रहा है, घबराने की क्या बात है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। जबकि असल में वहां की उमस ही उसका दम घोट रही होती है। मतलब मौसम विभाग का सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि आज पारा 38 डिग्री है। बिल्कुल नहीं। जब तक हम तटीय और नमी वाले इलाकों में इस हीट इंडेक्स को कानूनी मानक नहीं बनाते, तब तक हम वहां के लोगों को सुरक्षा दे ही नहीं सकते। क्योंकि कागजों पर तो सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन असल जिंदगी में लोग बेहोश होकर गिर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इस नए भूगोल और हीट इंडेक्स के लॉजिक को समझने के बाद मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है
कि इस बदलते मौसम का सबसे भयानक असर आखिर पड़ किस पर रहा है। इसके लिए स्रोत ने एक बहुत ही मजबूत शब्द का इस्तेमाल किया है, थर्मल इनजस्टिस या तापीय अन्याय। थर्मल इनजस्टिस मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो जो लोग वातानुकूलित दफ्तरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनके लिए गर्मी सिर्फ एक असुविधा है, पसीना आ गया बस। हाँ, लेकिन भारत के 40 से 49 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए ये स्थिति पूरी तरह से अलग है। उनके लिए ये एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। 40 से 49 करोड़, ये नंबर तो बहुत बड़ा है ना? और इसीलिए ये जो अमीर और गरीब के बीच गर्मी को झेलने की क्षमता का अंतर है, ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है। स्रोत के अनुसार ये सीधे तौर पर जीवन के अधिकार का एक प्रणालीगत उल्लंघन है। मतलब उनके राइट टू लाइफ का उल्लंघन हो रहा है। स्रोत में इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं ना, जैसे गिग वर्कर्स का। हाँ, गिग वर्कर्स या डिलीवरी पार्टनर्स की स्थिति बहुत ही खराब है। मतलब हम अक्सर देखते हैं, लोग शिकायत करते हैं कि खाना आने में 15 मिनट की देरी हो गई, रेस्टोरेंट को फोन लगा रहे हैं, कस्टमर केयर पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो आम बात है। लेकिन जो वो मोबाइल ऐप है, जो एल्गोरिदम ये तय कर रहा है कि डिलीवरी का समय क्या होगा, क्या उसे पता है कि बाहर भयंकर हीट वेव चल रही है? एल्गोरिदम को इससे कोई मतलब नहीं होता। वही तो, ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा लगता है। गेम का लेवल सबसे मुश्किल कर दिया है। खतरनाक गर्मी है, ट्रैफिक है, समय कम है, पर लेकिन हारने पर या देर होने पर जो जुर्माना कट रहा है वो असली जिंदगी में कट रहा है। ये एल्गोरिदम वाला जो पॉइंट है, ये बहुत क्रिटिकल है। एल्गोरिदम को सिर्फ दक्षता और गति मतलब स्पीड ट्रैक करने के लिए कोड किया गया है। वो पर्यावरण नहीं देखता। तो अगर कोई वर्कर गर्मी से बेहाल होकर 10 मिनट छांव में रुक जाए पानी पीने के लिए, तो सिस्टम उसे देरी मान लेता है, उस पर तुरंत जुर्माना लग जाता है या उसकी रेटिंग गिर जाती है। बाप रे, ये तो बहुत ही क्रूर व्यवस्था है। ये सिस्टम असल में श्रमिकों को अपने स्वास्थ्य और अपनी आजीविका के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर कर देता है। और स्ट्रीट वेंडर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का क्या? वो तो खुले आसमान के नीचे ही काम करते हैं। वहां तो कोई एल्गोरिदम नहीं है, लेकिन धूप तो सीधी पड़ रही है ना। वहां एक और वैज्ञानिक तंत्र काम कर रहा होता है, जिसे मेटाबॉलिक हीट कहते हैं। मेटाबॉलिक हीट, ये क्या होता है? जब आप भारी शारीरिक श्रम करते हैं तो शरीर अंदर से भी भारी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। अच्छा, मतलब अंदर से भी गर्मी और बाहर से भी गर्मी। बिल्कुल, बाहर की हीट वेव और शरीर के अंदर की ये मेटाबॉलिक गर्मी मिलकर शरीर को पूरी तरह तोड़ देती है। स्रोत ने इसे दोहरी मार या डबल ब्लो कहा है। दोहरी मार कैसे? पहली मार तो उनके स्वास्थ्य का गिरना है, जैसे किडनी की बीमारियां हो जाना या हीट स्ट्रोक आना। में काम करते हैं जो सामान्य से भी ज्यादा गर्म होता है। ये माइक्रो क्लाइमेट या सूक्ष्म जलवायु का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक सफाई कर्मचारी अक्सर कहाँ काम करता है? डामर की पक्की सड़कों पर या फिर कचरों के ढेरों के पास। बिल्कुल, और डामर की जो सड़कें होती हैं वो दिन भर की गर्मी को सोख लेती हैं और फिर उसे वापस छोड़ती हैं। तो इसका मतलब सतह के पास का तापमान ज्यादा होता है। हाँ, सतह के ठीक ऊपर का तापमान आसपास के इलाके से लगभग 5% तक ज्यादा हो जाता है। बाप रे, और कचरे के ढेरों का क्या? वहां से मीथेन और बाकी जहरीली गैसें निकलती हैं। तो आप सोचिए, भीषण गर्मी और ऊपर से जहरीला धुआं, ये कॉम्बिनेशन उनके फेफड़ों और दिल पर कितना भयानक दबाव डालता है। ये सब सुनकर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर स्थिति इतनी खराब है, इतने करोड़ लोग हर दिन इसका शिकार हो रहे हैं, तो हमारी जो व्यवस्था है वो उन्हें बचा क्यों नहीं पा रही है? यहीं पे समस्या की जड़ है। मतलब अगर कोई वर्कर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर गर्मी से बेहोश हो जाता है, तो क्या कोई लेबर इंस्पेक्टर आकर उस साइट को बंद नहीं करवा सकता? हमारे श्रम कानून तो बहुत पुराने और मजबूत माने जाते हैं। यहीं पे हम उस हिस्से में आते हैं जिसे लेखिका ने कानूनी शून्यता या लेजिस्लेटिव वैक्यूम कहा है। लेजिस्लेटिव वैक्यूम? हाँ, हमारे जो पुराने श्रम कानून हैं वो आज के जलवायु परिवर्तन के हिसाब से लिखे ही नहीं गए थे। उदाहरण के तौर पर सबसे प्रमुख कानून फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को ही ले लीजिए। 1948? ये तो मतलब आजादी के ठीक बाद का कानून है। उस समय की अर्थव्यवस्था तो आज से बिल्कुल अलग थी। वही तो समस्या है। ये कानून साफ तौर पर सिर्फ उन श्रमिकों की सुरक्षा की बात करता है जो किसी इमारत या फैक्ट्री की चारदीवारी के अंदर काम करते हैं। अच्छा, तो बाहर वालों का क्या? अंदर काम करने वालों के लिए इसमें हवा के आवागमन मतलब वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण के अच्छे नियम हैं। लेकिन ये कानून उन लोगों के लिए पूरी तरह से अंधा है जो सड़कों पर हैं, खेतों में हैं या इमारतों के बाहर निर्माण कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, हमने तो अभी हाल ही में अपने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं ना?
2020 में वो OHWC कोड लाया गया था, वो तो बिल्कुल नया कानून है, उसने तो बाहर की गर्मी की समस्या को कवर किया ही होगा। और यही सबसे बड़ी निराशाओं में से एक है। 2020 के इस नए कोड ने बाहरी काम करने वालों के लिए गर्मी के मानकों को अभी भी अनिवार्य नहीं बनाया है। क्या बात कर रहे हैं? अनिवार्य नहीं बनाया? हाँ, ये बाहरी तापमान के जोखिमों को मानता जरूर है, लेकिन कोई सख्त नियम थोपने के बजाय इसने सब कुछ एक क्लॉज पर छोड़ दिया है, जहां तक व्यावहारिक हो या एज फार एज प्रैक्टिकेबल, और बाकी सब सरकार के विवेक पर है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये तो ऐसा हुआ कि कोई ट्रैफिक सिग्नल आपको लाल बत्ती पर रुकने के लिए मजबूर ही ना करे, बस एक सुझाव दे कि अगर आपका मन हो तो रुक जाइए, वरना कोई बात नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये तो दुर्घटना को न्योता देना है। कोई भी ठेकेदार अपनी मर्जी से काम क्यों रोकेगा जब तक उस पर कोई कानूनी डंडा ना हो? और इसी ढीलेपन का नतीजा है कि पुलिस या लेबर इंस्पेक्टर के पास काम रोकने का कोई सीधा कानूनी अधिकार होता ही नहीं है। मतलब उनके हाथ बंधे हुए हैं। हाँ, लेकिन इन कानूनी खामियों में एक और अड़चन है जो इससे भी बड़ी है, और वो सीधे सीधे राज्य सरकारों के फंड से जुड़ी है। लेखिका ने इसे 10% का जाल या द 10% ट्रैप कहा है। हाँ, स्रोत पढ़ते समय ये चीज मुझे भी बहुत अजीब लगी थी। मुझे ये समझ नहीं आता कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास आपदा राहत कोष होता है ना? हाँ, SDRF कहते हैं उसे। तो उसमें तो सैकड़ों करोड़ रुपए होते हैं। वे उस पैसे को तुरंत निकालकर लोगों को पानी पिलाने में या कूलिंग शेल्टर बनाने में खर्च क्यों नहीं कर देते? इसका कारण हमारी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर में छिपा है। हमारे देश में आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदा सूची है। अच्छा, नोटिफाइड डिजास्टर लिस्ट। जी, इसमें भूकंप, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाएं शामिल हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी जाने जाने के बावजूद हीट वेव इस सूची में शामिल ही नहीं है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब हीट वेव राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं है? इतनी मौतें होती हैं इससे। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो ऐतिहासिक रूप से सिर्फ उन आपदाओं को पहचानने के लिए बनी है जो कोई दृश्यमान संरचनात्मक नुकसान पहुंचाती हैं। दृश्यमान नुकसान मतलब जो आंखों से दिखाई दे। हाँ, जैसे जब बाढ़ आती है या भूकंप आता है तो पुल टूटते हैं, इमारतें गिरती हैं, सड़कें बह जाती हैं। उसका आकलन करना, उसका नुकसान गिनना आसान होता है। समझ रही हूँ। लेकिन गर्मी कोई पुल नहीं तोड़ती, वो चुपचाप इंसानी शरीरों को तोड़ती है। ये एक तरह की अदृश्य आपदा है। तो जब ये राष्ट्रीय सूची में है ही नहीं, तो फिर राज्यों के उस फंड का होता क्या है? वो रखा रहता है? वित्त आयोग की जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार, क्योंकि हीटवेव अधिसूचित आपदा नहीं है, इसलिए राज्य सरकारें अपने SDRF फंड का अधिकतम 10% हिस्सा ही स्थानीय आपदाओं के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। सिर्फ 10%? हाँ, सिर्फ 10%। बाकी का 90% पैसा चक्रवात या बाढ़ जैसी मान्यता प्राप्त आपदाओं के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है। ओहो, तो ये है वो 10% का जाल। मतलब अगर किसी राज्य में भयानक हीटवेव चल रही है, लोग मर रहे हैं, फंड में पैसा भी मौजूद है, फिर भी राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल। कि उस फंड का 90% हिस्सा बुनियादी ढांचा बनाने या लोगों को मुआवजा देने में खर्च ही नहीं कर सकते। सही पकड़ा आपने। जब तक कागजों पर उस परिभाषा को नहीं बदला जाता और हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाता, तब तक ये प्रशासनिक रोड़ा ऐसे ही बना रहेगा। राज्य सरकारें चाहकर भी बड़े पैमाने पर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगी। ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में फंसे हुए हैं जहां हमारे कानून बहुत पुराने हैं और जो नीतियां हैं वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल कटी हुई हैं। निराशाजनक तो है। तो क्या इस शोध में सिर्फ इन खामियों को ही गिनाया गया है, या मतलब बाहर निकलने का कोई व्यवहारिक रास्ता, कोई समाधान भी बताया है? नहीं, शोध का जो आखिरी हिस्सा है वो पूरी तरह से समाधान पर ही केंद्रित है। ये एक नया एक्शन फ्रेमवर्क पेश करता है, और इस बदलाव की जो नींव है वो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही हालिया और ऐतिहासिक फैसले से रखी गई है। अच्छा, आप शायद 2024 के उस रंजीत सिंह फैसले की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों से सुरक्षित रहना नागरिकों का अधिकार है, और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार के तहत ही देखा जाना चाहिए। राइट टू लाइफ। जी, और यहीं से राइट टू कूल या ठंडा रहने का अधिकार का विचार सामने आता है। ये अब सिर्फ कोई सुख सुविधा नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार बन गया है। राइट टू कूल को मौलिक अधिकार मानना, सुनने में तो ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार लगता है, लेकिन मुझे इसकी व्यावहारिकता पर थोड़ा शक है। शक कैसा? देखिए,
हम एक विकासशील देश हैं। सरकार हर सड़क पर एयर कंडीशनर तो नहीं लगा सकती। मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों को ही ले लीजिए, जहां पैदल चलने तक की जगह नहीं है, वहां हम इस राइट टू कूल को जमीन पर कैसे उतारेंगे? आपका यह संदेह बहुत ही तार्किक है, लेकिन राइट टू कूल का मतलब पूरे देश को एयर कंडीशन करना नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत इसके लिए 4 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल समाधान बताता है। पहला कदम है हमारी जो सलाह या एडवाइजरी की संस्कृति है उसे बदलना। सलाह से आपका मतलब मौसम विभाग की उन चेतावनियों से है जो कहती हैं कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर ना निकले? हाँ वही। अब आप सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर के लिए ये सलाहें तो बिल्कुल बेमानी है ना। बिल्कुल, वो घर बैठेगा तो कमाएगा क्या? इसीलिए पहला समाधान ये है कि जिला प्रशासनों के लिए इन सलाहों को हटाकर सख्त कानूनी आदेश यानी बाइंडिंग मैंडेट्स लागू किए जाएं। मतलब कानूनी तौर पे पाबंदी? हाँ, एक निश्चित तापमान पार होने पर काम रोकना कानूनी रूप से अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी, अगर काम रुकेगा तो उस दिन की दिहाड़ी मारी जाएगी, मजदूर तो भूखा मरेगा, फिर तो वही दोहरी मार वाली स्थिति वापस आ जाएगी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। इसीलिए जो इसका दूसरा समाधान है वो सीधे तौर पर वित्तीय है। वित्तीय मुआवजा या फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन। अच्छा, मुआवजा देना। हाँ, शोध का ये तर्क है कि भीषण गर्मी को अब व्यावसायिक सुरक्षा या ऑक्यूपेशनल हैजर्ड का मुद्दा माना जाना चाहिए। अगर अत्यधिक गर्मी के कारण अनिवार्य रूप से काम रोका जाता है तो श्रमिकों को उस आय के नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए। मतलब ठीक वैसे ही जैसे किसी औद्योगिक दुर्घटना में चोट लगने पर मिलती है? एकदम वैसे ही। और बुनियादी ढांचे का क्या? मतलब शहरों में जहां करोड़ों लोग काम करते हैं, वहां राहत कैसे मिलेगी? ये तीसरा समाधान है। ये शहरी स्थानीय निकायों या नगर निगमों की जिम्मेदारी तय करता है। उन्हें क्या करना होगा? उन्हें कानूनी रूप से बाध्य किया जाना चाहिए कि वे कूलिंग शेल्टर बनाएं। और मजे की बात यह है कि इसके लिए कोई नई इमारतें बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर शेल्टर कहाँ बनेंगे? जो मौजूदा सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन, उन्हें चिलचिलाती दोपहर में ठंडे आश्रय स्थलों में बदला जा सकता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हाँ, वहां पीने का मुफ्त पानी और बैठने की जगह देना सरकार का कोई एहसान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका कानूनी दायित्व होना चाहिए। ये मॉडल तो काफी व्यवहारिक लगता है, क्योंकि इसमें मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस पूरे समाधान वाले हिस्से में मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था सेवा का पैरामेट्रिक हीट इंश्योरेंस मॉडल। हाँ, वो बहुत ही इनोवेटिव है। मतलब मैंने पहले कभी ऐसे बीमा के बारे में सुना ही नहीं था। ये पारंपरिक बीमा या रेगुलर इंश्योरेंस से इतना अलग क्यों है? देखिए, स्वरोजगार वाले लोगों के लिए ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सच में एक गेम चेंजर है। जो पारंपरिक बीमा का मॉडल है वो अनौपचारिक श्रमिकों के लिए काम ही नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि उसमें आपको पहले बीमार पड़ना पड़ता है, फिर अस्पताल जाना पड़ता है, लंबे चौड़े फॉर्म भरने पड़ते हैं, फिर कोई सर्वेयर आता है जांच करने, और महीनों बाद जाके पैसा मिलता है। हाँ, एक दिहाड़ी मजदूर महीनों तक इंतजार थोड़ी कर सकता है, उसका तो आज का गुजारा मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये पैरामीट्रिक इंश्योरेंस इस समस्या को कैसे सुलझाता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये इंश्योरेंस पूरी तरह से डेटा और तकनीक पर आधारित है। इसमें कोई मैनुअल क्लेम या कागजी कार्रवाई नहीं होती। कोई कागजी कार्रवाई नहीं? बिल्कुल नहीं। इसमें एक ट्रिगर पॉइंट तय कर दिया जाता है। मान लीजिए सैटेलाइट या जो स्थानीय मौसम स्टेशन है, उसका डेटा ये बताता है कि किसी इलाके में लगातार 3 दिन तक तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा है। तो जैसे ही ये डेटा सिस्टम में फीड होता है, बीमा कंपनी का एल्गोरिदम अपने आप स्वतः ही उन सभी पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खाते में एक तय रकम ट्रांसफर कर देता है। बिना किसी से पूछे, मतलब बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप के? हाँ, बिना किसी वेरिफिकेशन के। कंपनी ये जांचने नहीं जाती कि कोई मजदूर सच में बीमार पड़ा या नहीं। अरे वाह! तापमान का वो स्तर पार होना ही इस बात का प्रमाण मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति के काम और आय का नुकसान हुआ है। यह तुरंत जारी होने वाली मदद है जो उन दिनों की भरपाई कर देती है जब वे काम पर नहीं जा सके। ये तो बहुत ही शानदार है। इसीलिए शोध यह सुझाव देता है कि ऐसे स्मार्ट मॉडल्स को सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। तकनीक का क्या बेहतरीन इस्तेमाल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और भूमिका चौधरी के इस शोध को एक निष्कर्ष में समेटना चाहें, तो इसका मूल तर्क क्या निकल कर आता है? इस पूरे विश्लेषण का कोर आर्गुमेंट ये है कि भारत को गर्मी से निपटने के अपने नजरिए को 180 डिग्री बदलना होगा। अब हम इसे केवल एक आपदा प्रबंधन के अभ्यास के रूप में नहीं देख सकते कि भाई गर्मी आई तो कुछ अस्थायी टेंट लगा दिए
या पानी के टैंकर भेज दिए। हाँ, वो तो बैंडेड लगाने जैसा हो गया। बिल्कुल। इसे अब संवैधानिक न्याय या कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस का एक ऐसा मुद्दा माना जाना चाहिए जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सही बात है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर इंसान को एक सुरक्षित वातावरण का बुनियादी अधिकार है और हमारी कानूनी प्रणाली, हमारे श्रम कानून और हमारी वित्तीय व्यवस्था को तुरंत इस नई जलवायु वास्तविकता के हिसाब से ढलना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही स्पष्ट और पावरफुल निष्कर्ष है। और अब जब हम इस चर्चा को विराम दे रहे हैं तो एक ऐसा विचार छोड़कर जाना दिलचस्प होगा जो इस शोध के दायरे से भी थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, बताइए। देखिए, हमने शुरुआत में स्मार्टफोन की बात की थी, है ना? और बीच में हमने ये भी देखा कि कैसे डिलीवरी एप्स के एल्गोरिदम वर्कर पर दबाव डालते हैं। हाँ, वो वीडियो गेम वाला उदाहरण। आज की जो तकनीक है वो इतनी एडवांस है कि वो जीपीएस के जरिए किसी भी डिलीवरी पार्टनर की लाइव लोकेशन को मीटर दर मीटर ट्रैक कर सकती है। उस ऐप को पता होता है कि कोई इंसान किस गली में है, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहाँ रुक रहा है। सही बात है। तो अगर ऐसी तकनीक हमारे हाथ में है तो क्या उसी सिस्टम को स्थानीय हीट इंडेक्स के डेटा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? ये बहुत ही दिलचस्प विचार है। मतलब कल्पना कीजिए कि जैसे ही किसी मोहल्ले का हीट इंडेक्स एक खतरनाक लाल स्तर को पार करता है तो वो सिस्टम अपने आप उस डिलीवरी वर्कर के लिए एक हज़ार्ड पे या खतरे का भत्ता ट्रिगर कर दे। बिल्कुल, तुरंत आर्थिक भरपाई। या फिर कम से कम वो अपने आप डिलीवरी का अनुमानित समय 15 से 20 मिनट बढ़ा दे ताकि उस व्यक्ति पर चिलचिलाते धूप में तेजी से गाड़ी भगाने का दबाव न रहे। ये तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। वही तो, तकनीक पहले से मौजूद है, डेटा भी मौजूद है। सवाल सिर्फ ये है कि हम उस तकनीक का इस्तेमाल किस चीज को बचाने के लिए कर रहे हैं, डिलीवरी के समय को या उस इंसान की जिंदगी को। ये सच में सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई ऑनलाइन ऑर्डर 45 डिग्री की गर्मी में घर पहुंचे और स्क्रीन पर वो छोटा सा आइकन तेजी से भागता हुआ दिखाई दे तो इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते हैं और व्यवस्था से सही सवाल पूछते रहिए।